आज के वीडियो लेक्चर में एरिक एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत, जब हम किसी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि सिद्धांत आया कैसे। फ्रायड ने जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत में सेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा उजागर किया गया था, उसे अपने सिद्धांत के इतना ज़्यादा बेस बना दिया गया था कि लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। जितने भी साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट थे वो इसकी आलोचना करना शुरू कर दिए थे। आलोचना करने की वजह से एरिक एरिक्सन ने सोचा कि जो ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, फ्रायड ने 5 स्टेज में बताया है। उन्होंने एक अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति का जो विकास है फ्रायड के द्वारा साइकोसेक्सुअलिटी के आधार पर विकसित नहीं होता। व्यक्ति का जो विकास है वह स्टेजेस में तो होता है जैसा कि फ्रायड ने बताया है, लेकिन सेक्सुअलिटी जितना ज़्यादा फ्रायड ने जोर दिया है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। वह चूंकि सांस्कृतिक और सामाजिक व्यक्ति थे, अतः उन्होंने अपने सिद्धांत में संस्कृति और समाज का एक रोल माना और इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का बेस क्या हुआ, क्यों आया क्यों? अब साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है, इस सिद्धांत में अगर हम बात करें तो 8 स्टेजेस हैं। यह 8 स्टेजेस एक पॉजिटिव पक्ष और एक निगेटिव पक्ष से रिलेटेड है। इस सिद्धांत में इमोशनलिटी और सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें जैसा कि हर व्यक्ति की अपनी एक बेसिक नीड होती है, हर बच्चा बचपन से ही उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें होती है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी भूख की, प्यास की नीड होती है। इसी तरीके से व्यक्ति की पूरी जिंदगी एक नीड होती है और जब उसे कोई आवश्यकता होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, सोसाइटी के साथ संघर्ष करता है, सोसाइटी के साथ अपनी चीजें करता है। इस संघर्ष को क्या कहा जाता है, साइको सोशल चैलेंजेस। जो ये साइको सोशल चैलेंजेस व्यक्ति फील करता है, इसमें वह क्या करता है कि उसके सामने जब बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो वह क्या करता है, उसकी पर्सनालिटी सुखद तरीके से विकसित होती है। लेकिन अगर उसकी जो क्राइसिस है, जो उसकी नीड्स हैं पूरी नहीं होती हैं, तो उसकी पर्सनालिटी निगेटिव के साइड जाती है। साइको सोशल जो चैलेंजेस व्यक्ति नीड को पूरा करने में फेस करता है, अगर उसको ठीक तरीके से वो नीड्स को पूरा करने में बैलेंस स्थापित कर लेता है तो उसकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव साइन आता है जो अगली स्टेज में उसको उसके विकास में, उसके आइडियाज़ के विकास में, उसके एटीट्यूड के विकास में लाभप्रद होता है। और यहीं पर अगर वह किसी प्रकार से अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाता और उसको समस्या आती है किसी प्रकार की, तो उसकी पर्सनालिटी निगेटिव साइड डेवलप हो जाती है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि जब बालक अपने नीड्स को पूरा कर रहा होता है तो वहाँ पे वह चैलेंज का ठीक तरीके से अगर सामना नहीं कर पाता तो उसे क्राइसिस एक उत्पन्न होती है उसके अंदर, जिसको संकट की अवस्था बच्चे के अंदर कहा जाता है। इस साइको सोशल डेवलपमेंट के सिद्धांत में सेल्फ और ईगो का बहुत अधिक महत्व है। चूंकि यह आइडेंटिटी से रिलेटेड सिद्धांत है, इसमें व्यक्ति जो होता है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बनाना चाहता है। यह हर स्टेज में अपनी पहचान को बनाना चाहता है। हर स्टेज का नेचर अलग हो जाता है, लेकिन सारा सिद्धांत का जो बेसिक है यही है कि इसमें व्यक्ति जो है या बच्चा है अपने पर्सनालिटी को, अपने आइडेंटिटी को डेवलप करता है। इस आइडेंटिटी को डेवलप करने के वजह से सेल्फ और ईगो का महत्व बढ़ जाता है। सेल्फ और ईगो तभी पुष्ट होता है, डेवलप होता है और रोग रहित रहता है जब बालक जो है उसके साथ जो साइको सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ठीक तरीके से सॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन के द्वारा दिए गए सभी 8वें स्टेजेस के बारे में। इसमें हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और आप लोगों को उदाहरण के द्वारा मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ करें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है, यह क्राइसिस है। यह साइको सोशल क्राइसिस जो उत्पन्न होता है,
ए वर्सेस बी, अर्थात एक के विपरीत दूसरा, दोनों तरीके की चीज़ें जो डेवलप होती हैं, यह 8वें स्टेज में इस तरीके की चीज़ें डेवलप होती हैं। इसे आप लोगों को समझना है। कैसे चैलेंजेज आते हैं? बेसिक नीड्स को समझने के चक्कर में, उसको पूरा करने के चक्कर में कैसे द्वंद्व में बच्चा या बालक फंसता है और उसको कैसे सॉल्व करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाता तो उसके पर्सनालिटी में क्या समस्याएं आती हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला है, देखिए, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का क्या मतलब है। इसमें क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है, जन्म से 1 वर्ष की बात होती है, यहाँ पे बच्चा माँ का दूध पीता है और वहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, संवेदनशील होता है, सेंसरी आर्गन से, इन्वायरमेंट से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को लेता है। तो उसके अंदर 2 चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसको ये लगता है कि क्या मैं विश्वास करूँ या मैं विश्वास न करूँ। जैसा कि इसमें मेन प्रश्न है, मैंने दिखाया आप लोगों को कि इसे यह प्रश्न उसके मन में रहता है बचपन में। मन में क्या रहता है, मतलब यहाँ पे इस चीज़ों से उलझता है, कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, इस दुनिया में जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, क्या उसके ऊपर मैं शक करूँ या मैं विश्वास कर सकता हूँ। और जब उसे उसकी माँ ठीक तरीके से दूध पिलाती है और उसकी नीड्स जो होती हैं उसको समझती है, तो उसके अंदर ट्रस्ट का विकास होता है। इसके विपरीत अगर वह चीज़ें उसको देखने को नहीं मिलती हैं, उसकी ज़रूरत पे, उसकी भूख पे उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट का विकास होता है। और यह, चूँकि यह सारी जो अवस्थाएं हैं, यह सारी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हायरार्की में सब बढ़ते हुए क्रम में हैं। चूँकि उम्र बढ़ रही है, अवस्थाएं भी बढ़ती हुए क्रम में हैं। पहली अवस्था दूसरे के लिए बेस का काम करती है, दूसरी तीसरे के लिए बेस का काम करती है, इस तरीके से चलती है। तो अगर इसमें यह विश्वास डेवलप होता है तो आगे की पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है, विश्वास डेवलप होता है तो आगे भी पर्सनालिटी में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, पहला जो कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है, उसमें अगर मान लीजिए कि बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, मान लीजिए ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो ट्रस्ट डेवलप अगर होगा बच्चे के अंदर, तो उसके अंदर फेवरेबल फीलिंग डेवलप होगी। उसके अंदर क्या फेवरेबल फीलिंग डेवलप होगी? उसके अंदर होप का विकास होगा। किस चीज़ का विकास होगा? उसके अंदर भविष्य को लेके आशा का विकास होगा। और अगर उसके अंदर फेवरेबल फीलिंग का विकास नहीं होता है, तो उसके अंदर आशा की जगह आशा का विकास नहीं होगा। वह अपनी चीज़ों को लेके पूरी तरीके से, भविष्य को लेके पूरी तरीके से संदेहास्पद हो जाएगा और उसे पूरी तरीके से आशा का विकास उसके अंदर नहीं होगा। अब देखिए, दूसरा जो स्टेज है, दूसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टेज है स्वायत्तता वर्सेस लज्जा। स्वायत्तता वर्सेस लज्जा। स्वायत्तता वर्सेस लज्जा का क्या मतलब है? स्वायत्तता वर्सेस लज्जा का यह मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में कह रहे हैं ऑटोनोमी वर्सेस सेम। ऑटोनोमी का क्या मतलब होता है? स्वायत्तता। स्वायत्तता से क्या अर्थ है? स्वायत्तता से अर्थ ये है कि 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है, 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है, वह चूँकि बड़ा होना शुरू होता है तो अपने शर्ट के बटन बंद करता है, अपना शौच जाना शुरू करता है, अपनी शौच को धोना सीखता है और उसके ही साथ साथ साफ सफाई रखना, बाल बनाना, तेल लगाना, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वह सीखता है। और इसमें जब माँ बाप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, तो उसके अंदर स्वायत्तता का विकास होता है। इसके साथ ही अगर वो कोई चीज़ करता है और उसे अगर डांट पड़ती है, उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है, सब उसे बुरा कहते हैं, तो उसके अंदर सेम या लज्जा की भावना का विकास होता है। और जब यह इस चीज़ को, इसके अंदर जो इस अवस्था के अंदर उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को अगर सफलतापूर्वक वो पूरा कर लेता है, तो उसके अंदर जो डेवलप होता है वह है विल पावर। उसके अंदर विल पावर का डेवलपमेंट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी स्टेज में सेम के बारे में। अगर वह सेम में चला जाता है, सर्व में चला जाता है, उसकी आलोचना होती है चीज़ों को लेके कि तुम बटन नहीं बंद कर पाते, तुम नहा नहीं पाए, साफ सफाई नहीं रख पाते, अपने कपड़े नहीं पहन पाते, तो उसके अंदर लज्जा की भावना विकसित होती है। और लज्जा की भावना विकसित होने की वजह से आगे के व्यक्तित्व तो उसका पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी स्टेज के बारे में। तीसरी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है 3 से 6 साल की तक होता है। 3 से 6 साल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का यह मतलब है कि जब उसके अंदर स्वायत्तता का विकास हो चुका होता है, तो वह क्या करता है, आगे उसको यह लगता है कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मेरी प्रशंसा हो रही है, क्यों ना मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। इसके अंदर जो मेन इवेंट होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, बच्चे को लगता है कि क्यों ना मैं चीज़ें
एक्सप्लोर करूं, खोजूं और नई चीज़ें मैं करने का प्रयास करूं। इस चक्कर में इनिशिएट करना, शुरुआत करना किसी चीज़ का शुरू कर देता है। और जब वह शुरुआत करना किसी चीज़ का प्रारंभ कर देता है तो बच्चे को अगर तारीफ मिलती है तो उसके अंदर इस शुरुआत से पर्पज की भावना का विकास होता है, उसके अंदर पर्पज आता है। पर्पज मतलब उद्देश्य की भावना का विकास उसके अंदर होता है। और चूंकि इसके अंदर बच्चे को प्रश्न यह रहता है कि इज इट ओके फॉर मी टू डू थिंग्स, क्या यह सही है मेरे लिए कि मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। अगर ठीक तरीके से कर लेता है तो उसके अंदर उद्देश्य की भावना का विकास होता है। और अगर वह इनिशिएट करता है और उसकी आलोचना हो जाती है कि अरे तुम सब खराब कर दिए, तुम ठीक से नहीं कर पाए, तो उसके अंदर गिल्ट की भावना का विकास होता है और उसके अंदर ये जो बताया था उद्देश्य की भावना का विकास नहीं हो पाता। अब अगर वह इनिशिएट करके सफल हो गया और उसकी प्रशंसा हो गई तो अगला जो उसके अंदर स्टेज है डेवलप होता है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। अब वह जब इनिशिएट करने के वजह से आगे बढ़ चुका होता है तो उस चीज़ में और ज़्यादा परिश्रम करके और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर प्रश्न होता है, वो होता है हाउ कैन आई बी गुड, मैं अच्छा अब कैसे बनूं। अब वह परिश्रम करना शुरू करता है अच्छा बनने के लिए कि मैं यह बहुत अच्छे से कोई चीज़ करके देखूं ताकि मैं लोग मुझे समाज मुझे अच्छा कहे। और इसमें अगर वो सफल होता है, उसकी आलोचना नहीं होती, उसकी प्रशंसा होती है, तो उसके अंदर जो विकास होता है वो सामर्थ्य का विकास होता है। सामर्थ्य मतलब कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, बच्चा जब परिश्रम करता है उसकी सफलता उसकी मिलती है और उसको ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसको लगता है कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ। उसके बाद अगला जो है, अगर इसमें यह नहीं कर पाता है बच्चा, जैसे परिश्रम किया, इंडस्ट्री किया और उसे उसमें सफलता नहीं मिली, आलोचना हुई, तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी की भावना विकसित होती है। फॉर एग्जांपल इसमें एज देखिए, 6 से 12 साल का बच्चा जो है, 6 से 12 साल का बच्चा जो है, इसमें इसकी उम्र है 6 से 12 साल। 6 साल से 12 साल का बच्चा जब कोई चीज़ परिश्रम करके करता है और उसे जब उसमें आलोचना महसूस हो जाती है तो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। उसको यह लगता है कि मैं चीज़ों को कर नहीं सकता हूँ। जैसा कि इसमें प्रश्न है कि हाउ कैन बी आई गुड, उसको लगता है कि मैं बुरा हूँ और मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ, उसकी जब आलोचना हो जाती है। तो यह है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अगला है 5वां स्टेज, पहचान बनाम सम्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, संभ्रांति, कन्फ्यूजन की स्थिति है, इजी शब्द है उसको समझ, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। जब बच्चा परिश्रम कर लेता है, अभी चूंकि ये इसकी मैं पीछे से जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहे हैं आपको, परिश्रम कर लेता है जब, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, सामर्थ्य, जो कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे सामर्थ्य का विकास हो रहा है। तो सामर्थ्य के विकास के बाद जब बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, तो अब अपनी पहचान वो छोटे स्तर से बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास करता है। अब छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जब वो पहचान बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। यह मेन उम्र होती है बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप की, और इसे 12 से 19 साल तक होती है। और अगर वह आइडेंटिटी अपनी बना ले जाता है तो उसे कर्तव्य परायणता या फिडेलिटी की भाव उसके अंदर डेवलप होता है। कर्तव्य परायणता का क्या अर्थ है, कर्तव्य परायण का यह मतलब होता है कि जब उसे यह हो जाता है कि मेरी आइडेंटिटी है, इस सोसाइटी में मैं कुछ हूँ। जैसे एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ में उसका नाम हो जाता है, जैसे आप क्लास में ही देखते हैं कि किसी को अच्छा बच्चा कहा जाने लगता है, अच्छा बच्चा कहा जाने, स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा, जब बच्चे को किसी को अच्छा कहा जाने लगता है तो वह कर्तव्य परायण हो जाता है। उसको अगर ये कहा जाता है यह बच्चा अच्छा है, होमवर्क करके आता है, तो वह होमवर्क करना चाहता है अच्छा बने रहने के लिए, इसे कहते हैं कर्तव्य परायण होना। इसके अंदर जो बच्चे के अंदर प्रश्न होता है, मैंने इस स्टेज में हूँ, इसके अंदर यह प्रश्न होता है हूँ एम आई, मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अपने अस्तित्व को जानना, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और इस चीज़ में सफलतापूर्वक अगर चीज़ें कर लेता है तो कर्तव्य परायण के भाव उसके अंदर डेवलप होते हैं। और अगर इस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाता है तो कर्तव्य परायण के भाव उसके अंदर नहीं डेवलप होते हैं, वह किसी चीज़ को करना नहीं चाहता है। इसके साथ ही उसके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति डेवलप होती है। कन्फ्यूजन का मतलब क्या है, वह अपने आप को क्लियर नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह अपने भविष्य को लेके ठीक तरीके से निश्चित नहीं कर पाता कि उसे आगे या क्या करना चाहिए। भिन्न भिन्न दिशाओं और भिन्न भिन्न राहों में वह क्या करता है, कन्फ्यूज होता है कि उसे
क्या करना चाहिए। इस तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति उसके अंदर डेवलप होती है। और भविष्य में क्या होता है, जो बुढ़ापा की स्थिति में चीज़ें जाती हैं, तो अगर पॉजिटिव चीज़ें घटती हैं तो मैंने आपको दिखाया कि कर्तव्य परायण होगा, और उसके साथ साथ एक चीज़ और उसके अंदर डेवलप होती है कि आइडियोलॉजी इसको पालन करने वाला हो जाता है, नियमों को पालन करने वाला होता है, समाज के अनुरूप व्यवहार करने वाली स्थिति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, अगली स्टेज जो है वह है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह 20 से 25 साल की उम्र की अवस्था है। 20 से 25 साल की उम्र की अवस्था का क्या मतलब है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 20 से 30 और 20 से 25 वर्ष किसी किताब में मिलता है, तो इसे 20 से 30 या 20 से 25 वर्ष आप मान सकते हैं। इसमें मेन जो बात है वह यह है कि ऐसे एक शब्द से ही समझ में आ रहा है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का क्या मतलब है, घनिष्ठता। घनिष्ठता का मतलब है संबंध बनाना। इसमें जो मेन इवेंट होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, वो है रिलेशनशिप। इसमें बच्चा रिलेशन बनाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि 20 से 30 में क्या होता है, इसमें प्रेम प्रसंग शुरू होते हैं, बच्चों के एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करते हैं, अपोजिट लिंग के प्रति प्यार करना शुरू करते हैं, अपने पार्टनर खोजने की स्थिति इसी में होती है। इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को ढूंढने का प्रयास करता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो इस चीज़ को कर पाने से जो पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती है वो लव। इसमें बच्चे के अंदर प्रश्न ये उठता है, इसका जो मेन क्वेश्चन बच्चे के अंदर इस समय पे रहता है वो यह रहता है कि क्या मुझे भी कोई प्यार करेगा, क्या मैं भी किसी को प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए इंटीमेसी के अंतर्गत ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अब अगर इसमें बच्चा असफल हो जाता है तो वह अलगाव हो जाता है, उसको यह कहना शुरू कर देता है कि कोई प्यार करने लायक नहीं है, किसी को प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें निगेटिव फीलिंग जब उसके अंदर डेवलप हो जाती है तो लोगों से दूर रहना शुरू हो जाता है, अलग रहना शुरू हो जाता है, आइसोलेट रहना शुरू कर देता है अपने आप को, और कहना शुरू कर देता है सोसाइटी में कि किसी से लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है, सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आता। इस तरीके की बातें वो करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रेम को, रिलेशनशिप को महत्व कौन देता है, जो इंटीमेसी में सफल हो जाता है, रिलेशनशिप को ठीक से मैनेज कर पाता है, और उसके अंदर लव का भाव डेवलप हो जाता है। अगली स्टेज पे हम लोग जाते हैं। अगली स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेबिलिटी। अब जनरेटिविटी वर्सेस स्टेबिलिटी की जो है 30 से 64 वर्ष या 26 से 64 वर्ष की बात होती है। इसमें पितृत्व का गुण बच्चे के, व्यक्ति के अंदर विकसित होता है, जो कि आप एज देख रहे होंगे 26 से 64 या 30 से 64 अगर इसको हम माने, तो इसमें पितृत्व का गुण बच्चे के अंदर विकसित होता है। इसी एज में बच्चे पैदा होते हैं, इसी के अंदर व्यक्ति में केयर आता है। और जनरेटिविटी का मतलब है कि इस उम्र में व्यक्ति, आप देखे होंगे कि शादी ब्याह में जाना, संबंध बनाना, रिश्तेदारी निभाना, ये सब करना भारत में लोग शुरू कर देते हैं। तो जनरेटिविटी का मतलब क्या है, जिसका सामान्य अर्थ है, जनरेटिविटी का मतलब है जन्मात्मकता या उत्पादकता। उत्पादकता का यह मतलब है कि इस उम्र में बच्चा, सब जो नॉर्मल उम्र बच्चों लोगों की गुजरती है वह 26 से 64 वर्ष के बीच की गुजरती है। इसमें सारे कर्तव्य व्यक्ति पूरे करता है, इसमें जिम्मेदार व्यक्ति हो जाता है, इसमें केयर की फीलिंग व्यक्ति के अंदर आती है, लोगों को, सोसाइटी के लिए इसमें व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग आती है। व्यक्ति के मन में इस समय पे ये प्रश्न उठता है कि व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड का मतलब यह है कि मैं संसार के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकती हूँ। संसार के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ के अंतर्गत वह क्या करता है, लोगों को दान देता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों की ज़रूरत पे जाता है। और इस तरीके से वह इसलिए करता है क्योंकि उसे एक सम्मान की आवश्यकता होती है कि जिस सोसाइटी में रह के मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ वह मुझे सम्मान देगा। जब उसे सम्मान मिलता है, जब उसको अप्रूवल मिलता है उसके कार्यों से, तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, उसे कहते हैं केयर। और यह अपने घर परिवार में भी केयर वो दिखाता है, लोगों की केयर करता है। इसमें यह पेरेंटहुड्स वाली फीलिंग आती है कि एक जिम्मेदार या माता या पिता की फीलिंग से लोग इसमें कार्य करते हैं। अब अगर मान लीजिए यह डेवलप हो जाती है, जनरेटिविटी सक्सेसफुल हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर केयर आता है। लेकिन अगर जनरेटिविटी, अगर अर्थात वह किसी के लिए कुछ कर रहा है और उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके अंदर एक स्थिरता की भावना डेवलप हो जाती है। और यह कहता हुआ पाया जाता है वो कि किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी ज़रूरत पे साथ नहीं देता, मैंने सबके लिए इतना किया, त्याग किया, लेकिन कोई अर्थ नहीं है मेरे त्याग का, मेरे केयर का। इस तरीके की बातें करना शुरू कर देता है और निगेटिव उसके अंदर फीलिंग डेवलप हो जाती है। और वह क्या करता है कि स्थिर बन जाता है, वह सिर्फ अपना ध्यान रखता है, अपने सेल्फ का ध्यान रखता है, अपनी केयर करता है, और किसी का केयर करने की संभावना उसके अंदर कम हो जाती है।
उसके बाद जो लास्ट स्टेज है इस 8वीं स्टेज संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसके अंदर ये है कि जब व्यक्ति कुछ उत्पादन करता है, व्यक्ति समाज के लिए सोसाइटी में कुछ अच्छा करता है, उसकी अप्रूवल मिल जाता है, तो उससे जब उसके अंदर केयर डेवलप होता है तो अगली स्टेज में वो क्या करता है कि आप देख रहे होंगे कि 65 साल के बाद की स्थिति है। 65 साल में क्या करता है, वह तौलता है कि मैंने क्या पाया क्या खोया, क्या मैंने बोया था, क्या मैंने काटा और क्या चीज़ें मैंने किया। ये सारी चीज़ें ओवरऑल उसके सामने चीज़ें आती हैं और वह यह फील करता है जब वह अपने बैक हिस्ट्री, अपने बैक लाइफ के बारे में एनालिसिस करता है कि मैंने जो किया वो कितना सही था, कितना नैतिक था, किससे उसको लाभ हुआ, किससे उसको नुकसान हुआ। और जब उसमें पॉजिटिव फीलिंग वह फील करता है तो उसके अंदर एक विजडम की भावना विकसित होती है, कर्तव्य परायणता की भाव विकसित होती है और क्या करता है वो विजडम अर्थात वह संपूर्णता को फील करता है। और अगर इसके अंदर यह है कि वाज माई लाइफ ए गुड वन, इसके अंदर जो प्रश्न व्यक्ति के अंदर होता है वाज माई लाइफ ए गुड वन, वह एनालिसिस करता है, तौलता है, तो उसे यह प्रश्न मन में आता है कि क्या मेरी ज़िंदगी अच्छी थी। और उसे जब यह पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी थी तो उसके अंदर संपूर्णता का भाव आता है, इंटीग्रिटी का भाव आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, और कंपेयर करता है लोगों से कि यह बढ़िया से नहीं जी पाए। और अगर वह क्या बोलते हैं कि ठीक तरीके से एनालिसिस करने के बाद पाता है कि मैंने ठीक से अपनी ज़िंदगी नहीं दी, ज़िंदगी मेरी इतने दिन की थी लेकिन मैंने लोगों के साथ गलत किया, अनैतिक कार्य किया है, तो उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को लेके एक निराशा का विकास होता है जिसे कहते हैं डिस्पेयर। यह 65 साल से उम्र और हमेशा वह इसी सोच में और कठिनाई में जीता रहता है। उसके अंदर विजडम का और बुद्धिमत्ता का विकास नहीं हो पाता, संतुष्टि का विकास नहीं होता और परेशान ही मरता है। और उसके अंदर दो तरीके की फेवरेबल अनफेवरेबल फीलिंग डेवलप होती है। इसके अंदर फेवरेबल फीलिंग ये डेवलप होती है कि मैं अब ठीक से अपनी मौत ले सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर दिया है और मैं आराम से मर सकता हूँ। और अगर उसके अंदर यह फीलिंग डेवलप नहीं होती, इंटीग्रिटी संपूर्णता वाली निराशा वाली फीलिंग डेवलप होती है, तो वह कहता हुआ सुना जाता है यार बोलता है ऐसा महसूस करता है वो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं किया है, मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगा और मैंने लोगों के लिए चीज़ें अच्छी नहीं की है। इस तरीके से निराशा उसके अंदर डेवलप होती है। तो यह एरिक इरिक्सन की 8 स्टेज थी। इस 8 स्टेज के अंतर्गत ये 8 स्टेज क्राइसिस वाली स्टेज हैं, साइको सोशल चैलेंजेस से उत्पन्न होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स या क्राइसिस हैं जिनकी अपनी एक उम्र है जिसमें सोसाइटी और संस्कृति के बीच में रहकर अपनी बेसिक नीड्स को बच्चा पूरा करता है और उसे अगर ठीक तरीके से पूरा कर लेता है तो उसका सेल्फ पॉजिटिवली डेवलप होता है, और अगर ठीक तरीके से पूरा नहीं करता तो उसका सेल्फ निगेटिवली डेवलप होता है। यह चूँकि एक बढ़ते क्रम में ये हायरार्की है, यह एक बढ़ते क्रम में हायरार्की है किसकी, स्टेजेस की। यह बढ़ते क्रम में हायरार्की है, पहले पहला स्टेज आएगा फिर दूसरा, इसलिए पहली स्टेज के ऊपर दूसरी स्टेज, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, इस तरीके से हर स्टेज एक दूसरे के लिए बेस का काम करती है। पहले स्टेज में पॉजिटिव पर्सनालिटी का डेवलप होना अगले स्टेज के लिए अच्छे ईगो, अच्छे सेल्फ के डेवलप होने की संभावना को बरकरार रखता है। अगर ठीक तरीके से पर्सनालिटी इसमें डेवलप नहीं होती और उसके बेसिक नीड्स को पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर रिटार्डेड या मंदित पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ठीक तरीके से अगर बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो बच्चे का व्यक्तित्व पॉजिटिव तरीके से डेवलप होता है और जो अगले स्टेज में उसके लिए काम का होता है। इस एरिक इरिक्सन के सिद्धांत में उम्र को भी ध्यान में रखते हुए उसके लाइफ स्पैन को कि किस स्टेज में किस स्कूलिंग में है इसको ध्यान में रखते हुए और किस बच्चे का उस उम्र में किससे सबसे ज़्यादा रिश्ता होता है इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग पढ़ेंगे, जैसे जन्म के समय 1 वर्ष तक माँ से रिश्ता होता है, माँ दूध पिलाती है। 1 से 3 वर्ष के अंतर्गत माता पिता दोनों से बच्चे का संबंध होता है। 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत मित्र बनना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से इंटीमेसी आइसोलेशन के अंतर्गत व्यक्ति कॉलेज में होता है, इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है, वहाँ पे टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ संबंध रहते हैं। और लास्ट में व्यक्ति क्या करता है, कोई भी आदमी पा जाता है उससे बातें करना शुरू कर देता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे पोता हो, चाहे अपने उम्र का हो। जिसमें मानव को आदमी खोलता है जब ये तौल लेता है कि मेरी स्थिति क्या रही, मैंने ठीक से कार्य किए कि नहीं किए। इसके अंतर्गत व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों से गुजरता रहता है। चलिए उसके बाद हम 8 स्टेज के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अब अंतिम में हम आपको एक बात और बता देते हैं कि यह सिद्धांत जो है इसमें जो प्रश्न उठते हैं ये इन प्रश्नों का उत्तर अगर ठीक से वो दे लेता है और उसे संतुष्टि मिलती है तो उसकी पर्सनालिटी पॉजिटिव साइड डेवलप होती है। ये रही एरिक इरिक्सन की 8 स्टेज।
वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको ठीक से देख के नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक